हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आरेखों की रचना, कि आप डायग्राम को कैसे बनाते हैं, डायग्राम को कैसे तैयार करते हैं, आपको कैसे डायग्राम तैयार करना है, जैसे कि इस प्रकार के आरेख आप कैसे बनाते हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 12वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण। ये चैप्टर जो है भूगोल की एक बुक है, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। उसमें हम आरेखों की रचना पर बात करेंगे। क्योंकि हमने आरेखों के बारे में, या हमने यहां पर अगर देखें तो हमने चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आंकड़ों के संग्रह के बारे में जाना था और उसके प्रदर्शन के बारे में जाना था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में जाना था। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा हुआ था कैसे हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसका प्रक्रमण क्या रहता है, कैसे हम उसको अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, उसकी मेथड्स हमने देखी थी वहां पर। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये सारी चीजें हमने जानी हुई थी। अभी हम बात कर रहे हैं आंकड़ों का आलेखी निरूपण, कैसे आप इसको ग्राफ के ऊपर लेकर आएंगे, कैसे इसे आप बताएंगे कि आप, जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या बात करी थी, कोई भी डायग्राम, ग्राफ या टेबल चार्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या बेसिक सावधानियां रखनी होती हैं, उन पर हमने बात करी थी। तो अब यह है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम, आरेखों की जब आप रचना करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। आप चित्र बनाते होंगे, जैसे आपसे किसी ने कह दिया कोई इंसान का या किसी का भी आप चित्र बना दो, तो क्या उसमें आपको कुछ सोचना पड़ता है ना, कैसे बनाना है, आंख का नाक का बैलेंस कैसे रखना। ऐसे ही स्टैटिकल पार्ट में हम सांख्यिकी अवस्था में जब बात करते हैं या सांख्यिकी विभाग में जब बात करते हैं, जो हम ग्राफ बनाते हैं, चूंकि यही वाला पार्ट हमारा ज्योग्राफी में भी उपयोग होता है, तो हमें नक्शे बनाने पड़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या स्केल माने, क्या उसकी हेडिंग हो, क्या हम लाइन यूज करें, कैसे हम अलग अलग बाउंड्रीज को डिफाइन करेंगे, कैसे हम अलग अलग जगह को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये हमें यहाँ देखना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले जैसे आप मानो कि आपने भारत का नक्शा देखा होगा, कई बार छोटा देखा होगा, कई बार बड़ा देखा होगा, लेकिन डिजाइन आपने सब जगह एक सी देखी होगी। तो ये क्या है, स्केलिंग कैसे करी, लंबाई चौड़ाई कैसे तैयार करी, इन सब पर हमें बात करनी होती है। आंकड़े मापने योग्य विशेषताएं, जिसे आपको क्या देखना, ध्यान रखना पड़ता है, लंबाई, चौड़ाई और मात्रा, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनसे युक्त अगर आप इनको बहुत सही तरीके से बैलेंस करके उपयोग नहीं कर पाए तो अच्छा आलेख बनाने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। आरेख और मानचित्र, है ना, आरेख और मानचित्र की जब भी बात करते हैं, आरेख और मानचित्र जो कि इन विशेषताओं से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं या आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए खींचे जाते हैं, जाने का मतलब क्या हो गया, बनाए जाते हैं, उन्हें निम्नलिखित तरीकों से आप वर्गीकृत कर सकते हैं। उनके वर्गीकृत करने के तरीके ये हैं। जैसे एक आयामी आरेख पर जैसे बात करते हैं, जिसे बात करें एक आयामी आरेख, तो अगर इस पर आप देखते हैं कि एक आयामी आरेख क्या होगा, तो इस पर हमने देखा जैसे रेखा ग्राफ, बहुरेखा चित्र, दंड आरेख, दंड आरेख का मतलब क्या हो गया, दंड आरेख, आयत चित्र, आयुलिंग पिरामिड, है ना, क्या आयुलिंग पिरामिड। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एक आयामी हो जाएंगे, वन डायमेंशनल हो जाएंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे दो आयामी पर, है ना, कैसे दो आयामी आरेख, क्या क्या होंगे दो आयामी आरेख, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्या है, जैसे आप देख पाए यहां पर वृत्त आरेख, आयताकार आरेख, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके दो आयामी हो जाएंगे। त्रिआयामी मतलब 3D के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे, घन और गोलाकार आरेख, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके 3D वाले हो जाएंगे। तो इन विभिन्न प्रकार के आरेखों और मानचित्रों के निर्माण की विधियों पर समय की कमी के कारण विचार करना संभव नहीं होता, मतलब टाइम कम होता है तो उतना विचार हम नहीं कर पाते, इसलिए हम सर्वाधिक प्रचलित आरेखों की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित आरेख जो है उनका हम वर्णन करेंगे। कैसे, क्या है सर्वाधिक प्रचलित आरेख, तो आप देखें आपके सामने है, रेखा ग्राफ पर बात कर रहे हैं, दंड आरेख पर बात कर रहे हैं, वृत्त आरेख पर बात कर रहे हैं, पवन आरेख और तारारेख पर बात हो रही है और प्रवाह संचित्र पर बात हो रही है। ये क्या है आपके, ये कुछ तरीके बताए गए हैं कुछ डायग्राम की। रेखा ग्राफ आप देखते हैं कुछ इस तरीके से बन जाता है, रेखा ग्राफ हो जाएगा। दंड आरेख अगर आप देखते हो तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपको टेबलें देखने को मिलती हैं ऐसी, ये क्या हो जाता है, इसको आप दंड आरेख, यहां अलग अलग जगह का ये बताते हैं। वृत्त आरेख अगर आप देखें, वृत्त आरेख का मतलब क्या हो गया, हम पाई चार्ट पर बात कर रहे हैं। कैसे, वृत्त आरेख बना दिया किसी चीज का, फिर उसको अपन ऐसे डिवाइड करते रहते हैं, ये पाई चार्ट पर बात हो रही है। पवन आरेख और तारा आरेख, जहां पर हम स्टार वगैरह बनाकर पॉइंटेड कर देते हैं, वो बातें हो रही हैं और प्रवाह संचित की बात यहां पर की जा रही है। क्लियर। तो अब रेखा ग्राफ क्या है ना, रेखा ग्राफ क्या है, लाइन डायग्राम जिसको रेखा ग्राफ क्या है, सामान्यतः इसमें आप क्या करते हैं, तापमान का उपयोग करेंगे, वर्षा का, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, है ना, इनसे संबंधित
समय क्रम के आंकड़ों को आप प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम तालिका 3.1 और चित्र 3.2 की रचना के लिए आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्या हम यहां कर रहे हैं कि यहां पर इन्हें बताया क्या कि अब रचना कैसे करनी है ना, ये इन्हें बता दिया कि आपको तालिका 3.1 और 3.2 चित्र 3.2 की रचना के लिए आंकड़ा प्रस्तुत करती है। तो हम देखेंगे कैसे प्रस्तुत करती है। तो अब रचना कैसे करना है, आपको रेखा चित्र आपको बनाना है, तो क्या ध्यान रखना है। तो रेखा ग्राफ की रचना हम कैसे करेंगे, तो आंकड़ों को पूर्णांक में बदलकर, कैसे आंकड़ों को पूर्णांक में बदलकर इसे सरल बना देते हैं। जैसे तालिका 3.1 में 1961 और 81 के लिए दर्शाए गई जनसंख्या वृद्धि दर को क्रमशः 2 से क्रमशः 2.0 और 2.2 पूर्णांक में बदला जा सकता है। एक्स और वाई अक्ष हम मान लेते हैं, समय क्रम मतलब वर्ष महीना को एक्स पर ले जाते हैं और आंकड़ों की मात्रा मूल्य को हम वाई पर ले जाते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, भाई वृद्धि कोई बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत तापमान, सबको हम क्या ले लेते हैं, वाई पर ले लेते हैं। अब क्या करना है, अब करना है आपको एक उपयुक्त मापनी आपको चुननी है, क्या, और वाई अक्ष पर अंकित कर दीजिए। एक स्केल आपने लिया, उसको सही तरीके से मान लीजिए कि हम यहां चल देते हैं, यहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगी मामला। मान लीजिए कि हमने यहां पर एक 2 लाइन यहां पर बना ली है, मान लीजिए कि ये एक लाइन आ जाती है, अब इसको क्या करना है, उपयुक्त मापनी के माध्यम से, उपयुक्त मापनी के माध्यम से बराबर बराबर आपको यहां पर क्या कर लेनी है, उसकी मार्किंग कर देनी है। स्केल पर नहीं लगा लेते अपन निशान, ताकि हम आसानी से क्या कर पाए इसको मान। तो ऐसे आपको यहां पर ये कन्वर्ट करना है, बराबर बराबर आप इसके निशान लगा लेंगे। वाई अक्ष पर चुनी हुई मापनी के अनुसार वर्ष माह आप जो भी दर्शाना है समय दर्शा देंगे, और एक्स पर आपको क्या बता देना है, एक्स पर जो डेटा दिया जाता है उसको आप यहां पर बता देंगे। तो ये हमने वाई अक्ष पर चुनी हुई मापनी के अनुसार वर्ष माह वार दर्शाने के लिए आंकड़े अंकित कर लिए। बिंदु द्वारा अंकित मूल्यों की स्थिति चिन्हित करें और बिंदुओं को हाथ रेखा से आप मिला लेंगे। जैसे आप देखें, हमको ये क्या तालिका 3.1 दी गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से लेकर 2011 तक की आपको बताया गया है, 0.5 -0.3 है ना, ये सारी बातें आपको बताई गई है। 1.04 1.33 1.25 1.96 2.2 ये सब कुछ आपको यहां पर बताया गया। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, भाई आपको क्या करना है, ऐसे रेखा चित्र आपने बना लिया। मान लीजिए जैसे ये है, ये क्या हो गई, ये वर्ष आ गए, तो ये वर्ष आपको समय कहां बता देने हैं, तो समय आपने बता दिया कहां पर, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस पर, ये समय आपका एक्स एक्सिस पर आ गया। वाई पर आ गई क्या मात्रा, वाई पर आ गई आपकी क्या मात्रा, वाई पर मात्राएं क्या दी गई हैं, 0.5 0.3 1.4 है ना, तो ये सारी मात्राएं आपने क्या कर दी यहां पर बता दी। हमने इसको पूर्णांक के रूप में ले लिया, बीच बीच में मतलब कैसे कि एक 0.5 बता दिया तो इसमें 5 का अंतर ले लिया, फिर 1 बता दिया, फिर 0.15 बता दिया, फिर 2 बता दिया, 2.5 बता दिया, 3 बता दिया। अब इस पर आपको क्या करना है, इस पर हमको एक चीज करनी है कि जैसे ये डेटा आ गया आपका, ये वाला डेटा आप यहां पर देखें, अब इसकी अपन मार्किंग करते चलेंगे। जैसे 1901 में कुछ नहीं है तो ये 0 पर हो गई। अब 1911 में कितनी है, 0.56, 1911 में कितनी, 0.56, मतलब इससे थोड़ी सा ऊपर आ जाएगी यहां पर। फिर 1921 में कितनी है, -0.3, कितनी है, -0.3, -0.3 मतलब ये तो माइनस में जाना होगा तो ये फिर नीचे जाएगी, 0 हो जाएगी। 1921 में इसको अपन क्या, माइनस तो अपन इस पर बनाया नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, इसको फिर यहां पर 0 पर बना देंगे। फिर 1931 में कितनी है, 1.04, 1.04 मतलब यहां पर आ जाएगी, क्योंकि 1.04 की बात कर रहा है तो 1 ही है ये एक तरीके से, तो हमने 1 के आसपास इसको बना दिया। फिर क्या है, 1941 में कितनी दी गई है, 1.33, 1941 में कितनी दी गई, 1.33 मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर ये 1 से 5 जा रहा है तो यहां पर 1.25, तो थोड़ा सा ऊपर हम यहां पर बना देंगे, थोड़ा सा ऊपर हम यहां बना देंगे, ये हो गया 1.33। फिर 1951 में 1.25, 1951 में 1.25 मतलब इसके जस्ट नीचे आ जाएगा ये 1951 वाला 1.25। इसका 1.25 मतलब क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा ना, बिल्कुल 1.25, समझ में आई बात। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम इस कारण से बना देंगे, ठीक। अब इसके बाद आप आ जाइए 1961 में, तो 1.96, 1961 में 1.96 मतलब 2 के आसपास हम यहां पर इसको बना देंगे। फिर आना है 1971 में 2.2, 1971 में 2.2, 2.2 मतलब 2.5 के बिल्कुल पास में, तो ये 2.2 यहां पर बना दिया।
फिर आ जाएंगे 1991 में, मतलब कितना 2.14, 1991 में 2.14। हाँ 1998 में भी ये क्या है, इसके आसपास ही है, इसके आसपास है 2.22, 2.14 थोड़ा सा नीचे कर देंगे। फिर 1991 में 1.93, 1991 में 1.93, 1990 नहीं 2001 में 1.93, 2001 में 1.93, तो 1.93 मतलब ये दो वाली लाइन लेंगे और इसके थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, ये हो गया। और 2011 में कितना 1.79, 1.79 मतलब इसके थोड़ी सा ऊपर। ये अब इसको क्या करना है, क्या बोला गया है, हाथ से आपको मिला देना है, हाथ से आपको मिला देना है। हमने मिलाया ये क्या बन गया, ये हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। हम कैसे, क्या हम इसके माध्यम से देख सकते हैं कि आपकी जनसंख्या वृद्धि किस हिसाब से हो रही है, क्या कर्व ले रही है। क्लियर बात, तो ये बना पाएंगे कि नहीं, तो ये हमने रेखा चित्र पर यहां पर बात करी। इस तरीके से ये ग्राफ बन गया है ना। जो ग्राफ हमने यहां पर बनाया हुआ है, अगर आप देखें कुछ इसी तरीके का ग्राफ यहां पर ही बन गया, बिल्कुल मिलता जुलता ग्राफ, कुछ इसी तरीके का ग्राफ यहां पर बन गया। तो ये ग्राफ यहां पर बनाने की कोशिश की गई है, ये बताया गया है। क्लियर बात, यहां पर ये एक्स पर उन्होंने समय दे दिया और वाई पर उसकी मात्रा लिख दी, क्या वृद्धि हुई है, चेंजेस लिख दिया, वो बनाया। अब बात करेंगे बहुरेखा चित्र के बारे में। बहुरेखा चित्र क्या है? बहुरेखा चित्र को अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे, है ना, बहुरेखा चित्र को अगर आप देखते हैं तो पाएंगे कि एक रेखा ग्राफ है जिसमें दो या दो से अधिक चर होते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से अधिक चर होते हैं। उनकी तत्काल तुलना के लिए रेखाओं की बराबर संख्या द्वारा इसे दर्शाया जाता है। जैसे विभिन्न फसलों, चावल, गेहूं, दाल की वृद्धि दर, अथवा विभिन्न राज्यों अथवा देशों की जन्म दर, मृत्यु दर। मतलब आपको तुलना करनी है दो की, आपको याद रखना है, जब आपकी दो की तुलना करेंगे तो बहुरेखा चित्र हमको उपयोग करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक रेखा अलग प्रतिरूप में, जैसे एक रेखा को आपने सीधी रेखा कर ली तो दूसरी को आपको क्या करना पड़ेगा, टूटी रेखा करनी पड़ेगी, या फिर आपको बिंदु रेखा करनी पड़ेगी, या बिंदु और टूटी, मतलब दोनों एक सी रेखा नहीं ले सकते। एक को अगर अपन ने ऐसी रेखा ले ली है तो एक को फिर हम क्या करेंगे, या तो ऐसी ले लेंगे या फिर ऐसी ले लेंगे। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब या तो ये दो ले लो, या ये ले लो, या ये दो ले लो, कोई सी भी, दोनों एक सी रेखाएं आप यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इनके लिए चित्र हम देखते हैं क्या है। यहां पर आप ये देखें, इस प्रकार की रेखाओं का यहां पर उपयोग किया गया, मोटी पतली, है ना। यहां पर डिब्बे बना बनाकर इन्होंने बताया है। तालिका 3.2 में दिए गए, ये आपकी बुक की तालिका है, जिसमें आपको क्या करना है कि लिंगानुपात की वृद्धि की तुलना के लिए एक बहुरेखा चित्र की रचना आपको करनी है। 3.2 के अंदर अगर बात करें आप तो पाएंगे यहां पर क्या पाएंगे, 1961 से 2011। यहां पर आप देखेंगे क्या 61, मतलब यहां पर आप सबका डेटा दिया गया है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का। तो 61 में अगर आप देखें तो दिल्ली का लिंगानुपात 785, हरियाणा का 768, उत्तर प्रदेश का कितना है 907। 1971 में सब में बढ़ोतरी हुई है और उत्तर प्रदेश की में घट गया है। 1981 में सब में बढ़ोतरी हुई है। 1991 में ये आप देखो और घट गया है। और अगर आप देखें 2001 में तो ये और क्या हो जाता है, यहां पर आप देख पाए ये 886 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे आपको अब क्या करना है, इसका ग्राफ आपको तैयार करना है, ये रहा। ठीक है, ये ग्राफ आपको तैयार करना है, ये रहा। अब कैसे बनाएंगे, ये तुलना करनी है। तो आपने क्या कर दिया कि जहां इस प्रकार का निशान यूज कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का, जहां ऐसा कर रहे हैं वो हरियाणा का, जहां ऐसा कर रहे हैं वो दिल्ली का। चलिए अब अपन क्या करते हैं, अपन देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का डेटा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का डेटा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का डेटा कहता है कि 907 है, फिर उसके बाद घटा है 876, फिर 882। देखो मैं यहां लिख लेता हूं, 907 है, फिर 876 है, फिर 882 है, फिर 876 है, फिर 898 है और 908 है। चलिए ग्राफ पर आ जाते हैं। अब आप देखें उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, ये वाला तीर हमको लगाना है, 907 है, तो ये 900 से जस्ट ऊपर ये 907 के आसपास बना दिया। इसके बाद फिर आ गए 876, तो आप देखो 880 से जस्ट नीचे इन्हें बना दिया, 876 80 से नीचे ही होगा। फिर इसके बाद अगला आया 882, जस्ट इससे ऊपर होगा, थोड़ी सा ऊपर, तो ये बना दिया यहां पर।
फिर इसके बाद आपने देखा कि 882 के बाद फिर 876, तो फिर इसी के बिल्कुल बराबर में बना देना है। फिर इसके बाद आपने देखा कितना है 898 आया, तो ये 900 के आसपास हो जाएगा। फिर कितना है 908 है इसके ऊपर। इनको सबको मिलाते हुए एक लाइन तैयार कर दी, इनको सबको मिलाते हुए एक लाइन तैयार कर दी। वो लाइन क्या हो जाती है, वो इसके बारे में बता रही है कि उत्तर प्रदेश का डेटा कैसा था। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि अगर अब देखें आप तो दूसरा हम पकड़ लेते हैं चौकोर डब्बा, हरियाणा के बारे में, है ना। हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा का आप देखेंगे कि 1961 में कितना था। यहां पर कलर में चेंज कर लेता हूं, कलर में चेंज कर लेता हूं। यहां पर 1961 में आप देखें कि ये आपको देखने को मिल रहा है यहां पर 860 से थोड़ा सा ऊपर। अगर डेटा कहें तो डेटा पर नोट कर लेते हैं। हरियाणा का डेटा क्या जाएगा, 868, 867, 870, 886, 846 और 877। चलो अब क्या हो गया यहां पर, तो ये आप देख रहे हो यहां पर ये सब, ये आप पूरी रेंज आप देख पा रहे हो 880 से 860 के बीच में सब घूम रही है इनकी। सबसे पहले 868 ये आ गया, फिर उसी के पास 867, उसी के पास है 870 भी थोड़ा सा ऊपर, फिर 886 है ना, 886 थोड़ी और ऊपर जाना था। फिर उसके बाद 846 ये घट गया, 846 यहां आ गया, और इसके बाद फिर आप देख पा रहे 870। तो ये क्या हो गई, ये आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये पाएंगे ऐसे अपन ने क्या कर दिया, इनको सबको मिलाते हुए एक रेखा यहां पर तैयार कर दी। ये इस तरीके की रेखा कुछ तैयार कर दी यहां पर। फिर आप उत्तर प्रदेश का देख पाएंगे तो उत्तर प्रदेश को भी कैसे ऐसे मार्किंग करते चले गए, जो चीज जहां आ गई, और उसको फिर क्या किया, उसको फिर बढ़िया तरीके से मिला दिया गया, बढ़िया तरीके से उसको मिला दिया गया, तो ये उत्तर प्रदेश की लाइन भी बन जाती है। तो ऐसे आप ये रेखा चित्र बना सकते हैं। आपको यहां पर अलग अलग लाइन का उपयोग करना पड़ेगा, एक ही लाइन से लेकिन आप नहीं बना पाएंगे। या तो इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करें या लाइन अलग अलग आप उपयोग करें। अब बात करेंगे दंड आरेख के बारे में, है ना। दंड आरेख, दंड आरेख क्या है, बराबर चौड़ाई, है ना। दंड आरेख क्या हो जाता है, बराबर चौड़ाई के कॉलम द्वारा खींचा जाता है, इसे स्तंभ आरेख भी कहते हैं। दंड आरेख की रचना करते समय आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। सभी दंडों की चौड़ाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। सभी दंडों में अंतराल जो है बराबर अंतराल पर स्थापित होने चाहिए। दंडों को एक दूसरे से विभिन्न और आकर्षक बनाने के लिए रंगों और प्रतिरूपों से छायांकित आप करें ताकि अलग अलग लगे, मिले ना। साधारण, मिश्रित और बहुदंड आरेखों के आंकड़ों के अनुरूप रचना की जानी चाहिए, उसके हिसाब से इनको बनाया जाना चाहिए। साधारण दंड आरेख क्या है, तो साधारण दंड आरेख को अगर आप पाते हैं तो आप पाएंगे कि साधारण दंड आरेख का मतलब क्या हो गया कि एक साधारण दंड आरेख की रचना तत्काल तुलना के लिए की जाती है। कैसे, सबसे पहली पॉइंट मिल गया, तत्काल तुलना के लिए, तुरंत करना है तो हम साधारण बना लेंगे। चढ़ते उतरते क्रम में दिए गए आंकड़ा समूह को व्यवस्थित करना। कैसे, चढ़ते और उतरते क्रम में दिए गए आंकड़ा व्यवस्था को, आंकड़ों समूह को व्यवस्थित करना और चरों के अनुसार रचना करने के लिए उपयुक्त है। यद्यपि समय क्रम में आंकड़े समय अंतराल के अनुक्रम में प्रदर्शित किया, समय क्रम में समय अंतराल में इनको क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो ये आपको दिया गया है, ये तिरुवनंतपुरम की औसत मासिक वर्षा दी गई है। जनवरी में 2.3, फरवरी में 2.1, मार्च में 3.7, अप्रैल में 10.6, मई में 20.8, जून में 30.6, जुलाई में 22.3, सितंबर में अगस्त में 14.6, सितंबर में 13.8, अक्टूबर में 27.3, नवंबर में 20.6 और दिसंबर में 7.5। ये यहां पर क्या दी गई है, आरेखों, मतलब ये तिरुवनंतपुरम की क्या दी गई है, आपको औसत वर्षा दी गई है। इनके लिए दंड आरेख आपको बनाना है। हम क्या करेंगे, दो ग्राफ लेंगे, ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई अक्ष आप बना लेंगे। ये तो आपको बनाना बहुत आसान होगा कि आप आसानी से इसको बना लेंगे। 5 सेंटीमीटर का हम अंतराल रख लेंगे। चूंकि हम क्यों 5 सेंटीमीटर का अंतराल रखेंगे, इससे हमें समझ में आ गया, 5 का रखेंगे तो आसानी होगी। इसे वाई अक्ष पर, वाई अक्ष जो खड़ा वाला अक्ष होता है, इस पर क्या करेंगे आप, सेंटीमीटर में वर्षा का आंकड़ा दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। 12 महीनों को दर्शाने के लिए वाई अक्ष को 12 बराबर भागों में, एक्स समय को दर्शाने के लिए एक्स अक्ष को, है ना, यहां पर एक्स आएगा, एक्स अक्ष को बराबर 12 भागों में बांट देंगे और फिर उस पर प्रत्येक महीना लिख देंगे। अब हम चित्र देख लेते हैं कैसा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्स अक्ष है, वो वाई अक्ष है। यहां पर हमने 5-5 के अंतराल से क्या किया, वर्षा लिख दी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और ये यहां पर समय लिख दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जनवरी में वर्षा कितनी हुई है, तो जनवरी में वर्षा अगर आप देख पाएंगे तो हमने यहां पर डेटा लिखा हुआ 2.3 है ना,
कितनी हुई है 2.3, तो ये लगा दिया 2.3। फरवरी में 2.3, मार्च में आप देखें तो कितनी हो गई है 4 पॉइंट समथिंग के आसपास, अप्रैल में हो गई 10 पॉइंट प्लस, मई में 20 से ज्यादा चली गई, जून में। तो ऐसे आप बना लेंगे, एक बराबर अंतराल पर आप रखते जाएंगे तो आपको ये ग्राफ अच्छा भी लगेगा और आप इससे चीजें समझ भी पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा तो इसको देखते ही आप बता देंगे किस महीने में सबसे ज्यादा वर्षा हुई, तुरंत बोले जून महीने में। किस महीने में सबसे कम वर्षा हुई, बोले सबसे कम जनवरी में या जनवरी फरवरी में। तो आप तुरंत आसानी से बता पाएंगे। आप किसी ने पूछ लिया कि 2 सर्वाधिक वर्षा वाले, देखा सबसे पहला ऊंचा ये है, दूसरे नंबर पर ये ऊंचा, ये महीने हैं जून और अक्टूबर। तो आसानी से आप यहां पर आंकड़ों को एनालिसिस कर पाएंगे। इसके लिए दंड आरेख बड़ा काम में आता है। रेखा और दंड आरेख की बात करें कि रेखा के साथ दंड आरेख पर हम रेखा भी बना देते हैं, वो क्या है, रेखा और दंड आरेख पृथक बनाए जाते हैं ना, क्या है, पृथक बनाए जा सकते हैं, तथापि एक दूसरे की निकट विशेषताओं जैसे औसत मासिक तापमान और औसत संबंधित आंकड़ों को चित्रित करने के लिए रेखा ग्राफ और दंड आरेख को मिलाकर भी खींचा जा सकता है। इसमें जिसमें मास मतलब समय जो है वो एक्स अक्ष पर देते हैं, तापमान और वर्षा को वाई अक्ष पर हम बनाते हैं। एक्स पर हमेशा समय लेंगे, वाई पर हमेशा हम मान लेंगे या कोई जो बदलाव हो रहे हैं उनको लेंगे। तो ये उदाहरण है आपके पास, तालिका 3.4 आपको दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर मासिक वर्षा तापमान को दर्शाने के लिए एक रेखा ग्राफ और दंड आरेख की आपको रचना करनी है। ये बताया गया है, महीना दिया गया है जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ पर तापमान दिया गया है लगातार, और ये वर्षा दी गई है यहाँ पर आपको 2.5 1.5 1.3 सेंटीमीटर में वर्षा यहाँ पर हो रही है। इनके लिए ग्राफ तैयार आपको करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये स्टेप है हमारे कि रचना हम कैसे करेंगे। 2 अक्ष बना लेंगे एक्स और वाई। वर्ष के 12 महीनों को हम एक्स अक्ष पर दिखा देंगे, बाकी चीजें जो बदलाव है उसको हम वाई पर दिखा देंगे। वाई अक्ष पर तापमान आंकड़ों के लिए 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के बराबर अंतराल के अनुसार हम उपयुक्त मापनी को चुन लेंगे। इसी तरह वाई अक्ष पर वर्षा के आंकड़ों के लिए भी 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर के बराबर है ना अंतराल के अनुसार उपयुक्त मापनी चुन लेंगे। समान आंकड़ों को रेखा ग्राफ द्वारा और वर्षा को दंड आरेख के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। मतलब क्या है कि तापमान के आंकड़ों को आप कैसे कर रहे हैं, रेखा ग्राफ के द्वारा, वर्षा को कैसे कर रहे हैं, दंड आरेख के द्वारा आप यहां पर प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया जाएगा। चित्र आ गया। अब हमने यहां पर क्या कर दिया कि वर्षा सेंटीमीटर में है और इसके अलावा क्या यहां पर लिख दिया तापमान सेंटीग्रेड में, सबका पैमाना दोनों का एक सा ले लिया। तो ये हमने यहां पर बना दिया कि अब इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि जनवरी माह में जब वर्षा हुई थी वो 2 पॉइंट के आसपास थी, 2 सेंटीमीटर के आसपास थी, तभी तापमान 10 डिग्री के आसपास था। जुलाई में वर्षा सर्वाधिक हुई थी, मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये कितनी हो रही है वर्षा, लगभग 17-18 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पर तापमान भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। जून में जब तापमान सबसे ऊपर था, लेकिन यहाँ पर वर्षा उतनी नहीं होती है। ठीक, अगस्त में भी आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, आसानी से निकालना, आप इसको आसानी से तुलना कर पाएंगे, कब तापमान ज्यादा कब वर्षा ज्यादा, ये आसानी से आप इसको देख पाएंगे। तो इस कारण से इन दोनों चीजों को ऐसे बनाते हैं अगर हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो। उदाहरण 3.5 तालिका 3.5 में दी गई 1950 से 51 से 2011 के मध्य भारतीय शासकीय साक्षरता दर को दर्शाने के लिए एक उपयुक्त दंड आरेख आपको बनाना है। इसके लिए आपको एक दंड आरेख बनाना है। पुरुष दिए गए हैं, महिलाएं दी गई हैं, इनको बनाते हुए आपको एक दंड आरेख बनाना है। तो अब आप क्या करेंगे यहां पर, तो आपको पुरुष और महिला दोनों बतानी पड़ेंगी, है ना। यहां पर ये बनाना है क्योंकि कुल पुरुष और महिला दोनों बतानी है। तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई अक्ष मान लेंगे, है ना। बंद खानों में कुल जनसंख्या पुरुष और स्त्री के प्रतिशत को दर्शाएंगे, जैसे चित्र में बताया गया है। देखिए, देख लेते हैं क्या है। अब ये डब्बा अपन ने देख लिया, है ना, ये डब्बा अपन ने देख लिया। तो यहां पर क्या है, 3-3 का पेयर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। 3-3 का पेयर आप बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, जिसमें ये नीला सा है ये व्यक्तियों को बता रहा है, टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा है, उसके बगल में ये पुरुष की बात कर रहा है, उसके बगल में ये स्त्री की बात कर रहा है। तो अब आप बनाते चले जाएंगे कैसे, जैसे हम यहां पर आंकड़े पर बात करें कि यहां पर कुल जनसंख्या कितनी है, 18.33 है। पुरुष कितने हैं, 27.16 है साक्षरता में, और स्त्री कितनी 8.86 है। बस ये बना दिए, टोटल बना दी, पुरुष बना दिए, महिला बना दी। ये एक 1951 का हो गया, ऐसे ही 1961 का हो गया, ऐसे ही 1971 का हो गया, 81 का हो गया, 91 का हो गया, 2011 का हो गया। अब इससे आपको क्या है कि टोटल जनसंख्या इतनी है, कितनी है 80, टोटल जनसंख्या में जो साक्षरता है वो 82% के आसपास है, जबकि पुरुषों में आप देखेंगे 74-75% के आसपास साक्षर है, महिलाओं में आप पाएंगे कि 66-67 के आसपास इनकी साक्षरता दर है। तो अब आसानी से यहाँ पर तीनों की तुलना करना भी आसान है, कुल कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, तुलनात्मक तरीके से भी दिमाग में बैठ जाएगा। जब हमें अगर इसको किसी ईयर से तुलना करने तो एक ही पेज पर तुलना हो जाएगी, हमें बार बार पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं देना होगा। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। मिश्रित दंड आरेख क्या होते हैं,
जब विभिन्न घटकों को तत्व चर के एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है ना, एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है, अथवा एक घटक के विभिन्न चर साथ साथ रखे जाते हैं, एक घटक के विभिन्न चर क्या करते हैं, उनको साथ साथ रखा जाता है, उनका प्रदर्शन एक यौगिक दंड आरेख द्वारा किया जाता है। कैसे करते हैं, एक यौगिक दंड आरेख के द्वारा उनका प्रदर्शन करेंगे। तो इस विधि में विभिन्न चरों को एक अकेले दंड में विभिन्न आयतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित दंड आरेख कहते हैं। जैसे आपको ये डेटा यहां पर मिल जाएगा, भारत में कुल बिजली उत्पादन ऊष्मा से कितनी हुई, जल से कितनी हुई, नाभिक से कितनी हुई, टोटल कितनी हुई है, इसको आपको बताना दंड आरेख में। तो ये कैसे बता दिया, ये पूरा टोटल बता दिया आपने कितना हुआ, तो टोटल उत्पादन हो गया कहां तक, यहां तक आ गया। मतलब अगर हम टोटल उत्पादन की बात करें 2008-9 में, तो टोटल कितना 741 के आसपास आप देख पा रहे हैं। उसमें से ऊष्मीय कितनी है 616, जलीय कितनी 110 और नाभिकीय कितनी 14। बस ये आपको बता देना यहां पर। तो यहां पर आप क्या बता पा रहे हैं कि ये टोटल का, तो अपने टोटल का ग्राफ आपने खींच लिया, क्या है यहां तक चली गई। जलीय कितनी है, तो जलीय का डब्बा ये है, जलीय में हुई है इतना उत्पादन, आपने ये काट दिया, इसको आप निकाल लेंगे। तापीय में कितनी हुई है, तो तापीय में हुआ है यहां से लेकर 600 तक, और नाभिकीय में कितना हुआ है 1% के आसपास चेंज। तो ये एक ही डब्बे में मिश्रित आपने बना दिया कि एक ही आरेख के अंदर कुल बता दिया, तापीय बता दिया, नाभिकीय बता दिया और बिजली वाला बता दिया। इन तीनों को एक ही ग्राफ के अंदर जब आप बता देंगे तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित आरेख इसको कहा जाता है। इस तरीके से कुछ हम यहां पर दर्शाएंगे। ये थी आरेखों की रचना हम कैसे करते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के आरेखों की रचना के बारे में यहां पर बात को समझा और जाना कैसे हम करेंगे। अलग अलग प्रकार के रेखा आरेख, दंड आरेख है ना, मिश्रित आरेख है ना, कि दो रेखा वाले बहुचित्र आरेख, ये सारे हमने यहां पर समझे। मैग्नेट पेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए पैसा खर्च नहीं करना है। ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं जिनके सभी वीडियोस आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बुक्स और ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल, मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।